जैसे कि आप देखेंगे रोटी को खूब चिबाए खूब चिबाए खूब चिबाए तो रोटी हमको मीठा काम है, स्वाद का पता लगाना। और दूसरा काम क्या है, भोजन में हमारा शरीर का त्वचा गर्मी की तुलना में मानव में पोषण कैसे होता है। देखिए जितने भी हम मानव हैं या जितने भी मानव जितने भी जंतु हैं, मानव से ही मोटा मोटी हम समझ जाएंगे, थोड़ा कम बेस उतना वैसे ही पोषण सब मोटा मोटी सभी जीव में होता है, सभी विकसित जीव में होता है। तो मानव का अध्ययन हम कर लेते हैं मुख्यतः, क्योंकि मानव ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज है। तो देखिए मानव में पोषण, मानव में पोषण समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको किस किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करने के लिए मुख्यतः जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, और पांचवा है जल। तो इन 5 पोषक तत्व के हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन किस क्यों आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन का काम है शरीर का वृद्धि विकास करना, शरीर का लिखिए वृद्धि और विकास का। हमारे शरीर का सभी अंग किसके बना है, प्रोटीन से ही बना है। वृद्धि और विकास करना ये किसका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है। हमारे नख से लेकर के त्वचा प्रत्येक अंग का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, प्रोटीन से हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्बोहाइड्रेट, इसका काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना, दैनिक ऊर्जा। हम लोग जितने भी खाते हैं चावल रोटी, इसमें मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के कारण ही हमको क्या मिलता है, ऊर्जा बनता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बाद में फिर आगे टूट के क्या बना देता है, ग्लूकोज बदल जाता है, ग्लूकोज से हमारे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तीसरा है वसा। वसा क्या करता है, हमारे शरीर को तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है, या तापमान नियंत्रण में मदद करता है। अब समझिए तापमान नियंत्रण में कैसे मदद करता है। जैसे कि हम लोग समझ जानते हैं ठंडी महीना में हमारा शरीर का त्वचा गर्मी की तुलना में अधिक मोटा हो जाता है। वही बात करें गर्मी महीना में, तो ठंडी की तुलना में क्या होता है, थोड़ा पतला हो जाता है। आप इसका प्रयोग करके देख भी सकते हैं। और जहां जहां भी हमारे शरीर का त्वचा बहुत मोटा दिखे, समझ जाइए वहां वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो वसा की मात्रा अधिक होने के कारण त्वचा मोटा हो जाएगा, और जब मोटा होने के कारण क्या होता है, ठंडी और गर्मी से बचने में हमको मदद मिलती है। तीसरा और साथ ही ऊर्जा भी प्रदान करने का काम करता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो किससे ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा से। जब वसा की भी कमी हो जाएगी तब किससे ऊर्जा प्राप्त होगा, प्रोटीन से। चौथा है विटामिन, ये वो क्या करता है, बीमारी से बचाता है, बीमारी से बचाता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। जल, जल क्या है, इन सभी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, जल ही करता है। हमारा शरीर का 70% भाग क्या है, जल है। तो हमारे शरीर को कोई भी काम हो, कोई भी प्रक्रिया हो, बिना जल का संभव नहीं है। तो जल का काम क्या है, बहुत सारा काम है। तापमान का कंट्रोल करना, पाचन तंत्र का देखना, परिवहन को नियंत्रित करना, परिवहन तंत्र सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर रक्त थोड़ा भी मोटा हो गया तो फिर नस से आकर बहेगा ही नहीं, फंस जाएगा, जाम हो जाएगा, नस नस फट जाएगा। तो इसी कारण से जल का सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 70% भाग किसका है, जल का ही है। अब आगे समझते हैं प्रोटीन किस में से प्राप्त होता है। जितने भी हम हमारे भोजन में दलहन पदार्थ है, कौन सा पदार्थ, दलहन, दलहन भोजन है। दलहन से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। चाहे दाल मूंग का दाल हो, चाहे चना का दाल हो, चाहे राई का दाल हो, अधिकांश दलहन से क्या प्राप्त होता है, हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावे सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत। तो सोयाबीन हम वो जो गोल गोल जो खाते हैं वो सोयाबीन नहीं है, वो सोयाबीन का सिट्ठी है। सोयाबीन का बीज आता है सीम की बीज की तरह, और उसको पेड़ के तेल निकाला जाता है। तो सोयाबीन का तेल थोड़ा महंगा बिकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे जो सिट्ठी बनता है उसी से क्या बना लेते हैं, गोली बना बना करके उसको सब्जी में खाते हैं, क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है चावल, गेहूं, मक्का आदि। इस सब से क्या प्राप्त होता है, इस सब से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब समझते हैं वसा किससे प्राप्त होता है। तो जितना भी तेलहन चीज है, तेलहन, तेलहन उससे क्या प्राप्त होगा, वसा। इसके अलावा समझिए घी, घी में भरपूर वसा पाया जाता है। इसीलिए हम लोग ठंडी में क्या खाते हैं, घी। घी खाने से हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है।
फैट की मात्रा बढ़ती है, जिससे त्वचा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। जब मोटा हो जाता है हमको ठंडी का असर थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडी के दिनों दवा के घी खाते हैं। तो घी खाने से क्या होगा, त्वचा मोटा हो जाएगा। खास करके भैंस के घी में एकदम, उसको तो बातें जवाब नहीं कीजिए, सवाल मत कीजिए भैंस के बारे में, उसका घी एकदम फैट से भरल है। विटामिन, जितने भी हरी साग सब्जी है, हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी से क्या प्राप्त होता है हमको, विटामिन प्राप्त होता है। हरी साग सब्जी और फल फूल, फल लिखिए, इस सबसे में क्या प्राप्त होता है, वसा विटामिन की प्राप्त होती है। और जल तो हम लोग जानते हैं एकदम कल में भरल है, जितना चाहे उतना पिए। चलिए, तो ये पांचों चीज हमारे शरीर में पोषण के लिए आवश्यक है। अब इस पांचों को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात भोजन जब पचेगा तभी हमारे शरीर में जाएगा। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो इस जितने भी पोषक पदार्थ है हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हमको इस सब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। अब भोजन करने के लिए तो पचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन का पाचन के लिए मुख से लेकर के एकदम रक्तम तक, मल द्वार तक पूरा एकदम सिस्टम बनल है। खाएंगे फिर जाएगा, फिर पचेगा, फिर अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद फिर जो बचेगा मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो हम मतलब हमको अभी समझना पड़ेगा हमारे शरीर में पाचन तंत्र कैसे काम करता है, अर्थात भोजन का पचाने की प्रक्रिया कैसी है। तो अब समझते हैं हमारे शरीर में भोजन की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे पचाया जाता है। तो एक बात समझिए, भोजन को क्या करना पड़ेगा, पाचन। भोजन क्या करना पड़ेगा, पाचन। अब जिस अंग से पाचन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाचन तंत्र। भोजन का पाचन में जितने भी अंग भाग लेगा उस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब ये होता है इसमें सिस्टम, मतलब जितने पचाने वाला अंग है उसमें पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको। आगे समझ में, अब समझते हैं आगे। तो पाचन तंत्र, जिस अंग से पाचन होता है उसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं, अंग को बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल। तो भोजन का पाचन किस में होता है, आहार नाल में होता है। तो मुख से लेकर के रेक्टम तक एक नली नुमा संरचना बनाई गई है, यहाँ से घूम फाम कर फिर निकल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। इस पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है, हमारे मुख से होता है। कहाँ से होता है, तो मुख से। मुख से शुरुआत होता है, क्या होता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है, अमाशय। अमाशय के बाद कहा जाता है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार में जाता है। अब हम समझेंगे तो किसका क्या काम है, मुख का क्या काम है, ग्रास नली का क्या काम है, अमाशय का क्या काम है, अमाशय के बाद क्या आता है, छोटी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है, इस सब का क्या काम है, कैसे भोजन पाचन होता है, कैसे हमारे शरीर से साग सब्जी से पोषक तत्व हमारे खून शरीर में चला जाता है, क्योंकि एक नलीनुमा संरचना है, तो वहां से निकल कैसे हमारे शरीर में चला गया, इस पूरा समझेंगे अब हम। तो समझिए, तो पहले हम ये समझ लेते हैं आहार नाल में कौन कौन सा अंग है। तो आहार नाल का सबसे प्रमुख अंग कौन है, मुख। सबसे कहाँ शुरू होता है, मुख से। मुख के बाद क्या आता है, मुख के बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या आता है, अमाशय। क्या आता है, अमाशय। अमाशय के बाद क्या आता है, छोटी आंत। क्या आता है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद क्या आता है, बड़ी आंत। तो हमारे आहार नाल का मुख्यतः ये भाग है। तो हमारा आहार नाल किससे बना है, ये पांचों अंग मिल करके हमारे शरीर किस निर्माण करता है, आहार नाल का निर्माण करता है। आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है, बोलिए जरा हमारे साथ, मुख, ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और हमारे आहार नाल की पूरा पूर्ण हो जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में। मुख तो सबके पास है, मुंह बोलने के लिए भी प्रयोग होता है, मुंह खाने के लिए भी प्रयोग होता है, बहुत किसके लिए मुंह प्रयोग होता है। तो हमारे ये मुंह वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर वाला बात कर रहे हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में। तो चलिए जानते हैं मुख क्या होता है और मुख में पाचन कैसे होता है। मुख जानते हैं, मुख देखिए हमारे मुख में मुख्यतः तीन भाग हैं। एक है जी, दूसरा है दांत, तीसरा चीज क्या है, लार ग्रंथि। हमारे मुख का पाचन की दृष्टि से मुख्य तीन भाग है। कौन कौन, सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा, जी, दूसरा भाग होगा कौन, दांत, तीसरा भाग क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि। तो तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला भाग क्या बोले हम, मुख, मुख था। चलिए, तो मुख या इसी को हम लोग बोलते हैं मुख द्वार, मुख द्वार या मुख गुहा, सब के नाम है। एक नाम
एक काम कई नाम। चलिए यहाँ देखते हैं मुख का कितने भाग होते हैं। अगर देखें तो सबसे पहला भाग है इसका जीभ, दूसरा भाग क्या है इसका दांत, तीसरा भाग कैसा लार ग्रंथि, थूक जिसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। अब समझिए लार मतलब पुआर मत समझना, लार मतलब थूक वाला ग्रंथि जिससे थूक निकलता है। अब समझिए जीभ, जीभ अगर हम लोग देखे होंगे तो जीभ की हमारी संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है। समझिए जी की संरचना ऐसी होती है। जी का जो सबसे आगे का भाग है, अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद ग्रंथि पाई जाती है। और एक बात और समझ लीजिए यहाँ, अगर आप जी को देखे होंगे तो हमारे जी पर अनेक अनेक दाने जैसे संरचना पाई जाती है। उस दाने जैसे संरचना को हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का स्वाद ग्रंथि, सही हो गया गलत हो गया, स्वाद ग्रंथि, उसको क्या बोलते हैं लोग स्वाद ग्रंथि। इसका काम क्या है स्वाद का पता लगाना। तो पहले समझिए जी का मुख्य दो काम है, स्वाद का पता लगाना और दूसरा काम क्या है भोजन को लारना, इधर का इधर मिलाना। तो भोजन को लारने का काम करता है और स्वाद का पता लगाने का काम करता है। तो स्वाद का पता जब लगाता है तो स्वाद का पता कौन भाग से कौन भाग स्वाद पता लगाता है समझिए। तो सबसे आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं, कौन सा स्वाद पता लगाता है, तो सबसे आगे वाला भाग पता लगाता है मीठा का। दूसरा भाग जो होता है वो किसका पता लगाता है नमकीन का, किसका पता लगाता है नमकीन का यानी नमक का। तीसरा भाग किसका पता लगाता है खट्टा का, किसका खट्टा का। और सबसे बाद का जो भाग होता है वो किसका पता लगाता है कड़वा का। सेम दोनों साइड होता है, जो साइड इधर होता है उसी तरह इधर साइड भी होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं हमारे मुख के कितने भाग स्वाद पता लगाने की क्षमता है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। अब समझिए खट्टा कड़वा नमकीन मीठा के अलावे भी यहाँ बीच में कोई स्वाद पता करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसका नाम दे दिया उमामी। क्या नाम दे दिया उमामी। अर्थात हमारे मुख के अंदर पांचवी भी स्वाद का पता लगाने की क्षमता होती है, इसको बोलते हैं उमामी। उमामी को बोलते हैं स्वादहीन। क्या बोलते हैं इसको स्वादहीन, मतलब उसको कोई स्वाद पता करने की क्षमता नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा जीभ की संरचना हो गया। जीभ के अलावा हम चलते हैं दांत पर। जैसे हम लोग जानते हैं दांत, दांत का समझने से पहले ये बता समझ लेते हैं दांत हमारा जो है बना किससे होता है। देखिए दांत का सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं इसको इनामेल। इनामेल, इनामेल एक चमकता हुआ पदार्थ है जो हमारे दांत के ऊपर होता है। और हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है इनामेल ही है। बचपन से लेकर के अब 55 60 90 तक घसते हैं फिर भी इनामेल खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है इनामेल है। इनामेल को कितनों घटनों से जल्दी खत्म होता नहीं है समझिए। तो इनामेल के कारण ही हमारा दांत क्या दिखाई देता है चमकीला दिखाई देता है। इनामेल खत्म होते ही हमारे दांत में क्या पड़ता है शरण पकड़ लेता है, दांत हमारा सड़ने लगता है। देखिए दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला है किरिंदक। कौन सा है किरिंदक। दूसरा क्या है रदनक। तीसरा क्या है अग्रच्वर्णक। और पांचवा चौथा क्या है चवर्णक। तो हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन किरिंदक, रदनक, अग्रच्वर्णक, चवर्णक। किरिंदक किसको बोलते हैं, हमारे मुख में जो 4 दांत ऊपर से 4 दांत नीचे से जो फटा वाला दांत चौड़ा खुरपी सा दांत जो दिखाई देता है वो है किरिंदक। इसका काम क्या है भोजन को काटना। क्या काम है काटना या कुतरना। काटते हैं तो जब काटते हैं तो उल्टा से काटते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे काटते हैं। तो जब ऐसे काटते हैं तो इसका काम क्या है काटना। दूसरा क्या है रदनक। रदनक बोलते हैं जो सुल्फा वाला दांत दिख रहा है इधर से इधर से इधर से, चारों दांत को हम लोग क्या बोलते हैं रदनक। इसका काम क्या है चीर फाड़ करना। कोई चीज अगर मुंह यहाँ से ना कटे तो एकदम चीर देते हैं पकड़ करके, तो ये क्या हो गया रदनक। रदनक कितना होता है टोटल 4, दोनों जैसे से 2 नीचा 2 ऊपर। ये क्या बन गया, इसका काम क्या है चीरना फाड़ना। अब समझिए इससे आगे का काम कौन सा दांत है अग्रच्वर्णक। देखिए चो 2 प्रकार का होता है, एक बहुत चौड़ा वाला होता है कम चौड़ा वाला होता है। तो जो कम चौड़ा वाला चो होता है 2 इधर से 2 इधर से फिर 2 इधर से 2 इधर से, तो टोटल 8 होता है। तो कितना होता है 8। तो इसका काम भी क्या है चबाना पीसना। और चवर्णक होता है 12। कितने होते हैं 12। 12 का इधर किधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, टोटल कितना हो गया 12। इसका भी काम सेम है चबाना एवं पीसना। टोटल देखिए कितना दांत होता है 12 8 20 4 20 4 24 8 32। हमारे मुंह में कितना दांत हो गया 32। लेकिन 32 दांत होने में कम से कम आपको 20-21 वर्ष ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुख में सामान्यतः 32 दांत तो आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 2 दांत जो जिसको हम ज्ञानी दांत बोलते हैं यह प्रायः 20-22 साल की उम्र के बाद आता है, या इस 20-22 या इसके बाद की अवस्था के बाद आता है।
तो चवर्णक, अर्धचवर्णक, रदनक और कृंदक, कितने दांत हो गया? 32 दांत हो गए। और आगे और समझिए, एक होता है दूध का दांत। कौन सा दांत होता है? दूध का दांत। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ठीक 1 साल के बाद उसको दांत आना शुरू हो जाता है। जब दांत आता है तो लगभग 4 से 5 साल तक दांत आता है। और उसके मुख में कितना दांत आता है? 20 दांत आता है। अधिकतम कितना आ सकता है? 20। 20 दांत आने के बाद उसका पूरा का पूरा दांत टूट जाता है, 20 का 20 टूट जाता है। और टूटने के बाद पुनः दोबारा वो दांत जन्म लेता है। और जब जन्म लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो दांत कहलाता है, मतलब जो इसको जो बोल सकते हैं, वो कितना दांत होता है? 32। कितना होता है? 32। तो हमारे मुख में एक होता है दूध का दांत, कितना होता है? 20। ये 20 का 20 टूट जाता है। अब समझिए, तो ये क्या था? हमारा दांत था। दांत का सबसे प्रमुख पार्ट क्या है? इनामेल है। चारों तरह का काम हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं हम लार ग्रंथि के बारे में। देखिए हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। पहला है पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरा है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। चौथा, तीसरा कहती है मैंडिबुलर। हमारे मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है? 3 जोड़ी। कहाँ कहाँ है? ये भी दिखा देते हैं आपको। एक होता है यहाँ, एक होता है दोनों साइड से गाल में, एक होता है कंठ के पास। तो टोटल कितना हो गया? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। और तीनों जोड़ी लार ग्रंथि काम क्या है हमारे शरीर में? लगातार थूक का निर्माण करना, लार का निर्माण करना। जब हम खाते हैं, देखे होंगे आप, हम खाते हैं, अब खाने के दौरान ही हमारे मुंह में ऑटोमेटिक क्या निकलने लगता है? थूक बनने लगता है। और उसी थूक के कारण हम भोजन को सही से चिबा पाते हैं, नहीं तो हम भोजन से सही से चिबा भी नहीं पाएंगे। तो इसी लार ग्रंथि का काम क्या है? भोजन का पचाने में या भोजन चबाने में मदद करना। साथ ही साथ लार ग्रंथि में कुछ एंजाइम भी पाया जाता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे कि आप देखेंगे रोटी को अगर खूब चिबाए, खूब चिबाए, खूब चिबाए, तो रोटी हमको मीठा लगने लगता है। क्यों मीठा लगने लगता है? क्योंकि रोटी से जब खूब चिबाते हैं तो यहाँ लार ग्रंथि में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, और वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में, जिसके कारण वो किसका महसूस होता है? मीठापन का महसूस होता है। तो ये क्या था? हमारा मुख गुहा था। मुख गुहा के बाद आता है हमारा क्या? 2 नंबर में ग्रास नली का। ग्रास नली का कोई खास काम नहीं है। इसका काम क्या है? भोजन को कहाँ पहुंचा देना? भोजन को मुख से अमाशय, कहाँ कहाँ पहुंचा देंगे हम? मुख से अमाशय में भोजन को पहुंचा देंगे, काम खत्म। तो ये काम किसका हो गया? अमाशय का। तीसरा आप चलते हैं हम लोग किसका? अमाशय के बारे में। तो अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो अमाशय के बारे में पढ़ने से पहले आपको हम एक पाचन तंत्र का चित्र तैयार कर देते हैं। यहाँ देखिए हमारे शरीर में आहार नाल का कैसे संरचना होता है और कहाँ क्या होता है। तो यहाँ देखिए आहार नाल के बारे में। सबसे पहले यहाँ एक मुख का चिन्ह, यहाँ देखिए देखिए, तो ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा में यहाँ क्या होता है? एक लाल ग्रंथि यहाँ होती है, एक लाल ग्रंथि यहाँ होती है, एक लाल ग्रंथि गाल पे होता है। 3 लाल ग्रंथि हो गया। जैसे जानते हैं यहाँ जी हो जाएगा, फिर यहाँ दांत होता है, फिर ये रहता है ग्रास नली। तो सबका काम करते चलते हम लोग। ये हमारा क्या हो गया? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। ये कहती है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। ये क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या आता है? अमाशय। ये क्या है? अमाशय है। अमाशय के बाद ये क्या है? अमाशय के बाद यहाँ छोटी आंत है, छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत के साथ यहाँ शुरू होता है बड़ी आंत। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा चित्र सही कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद छोटी आंत में तक खिंच जाता है बड़ी आंत में, खिंच जाता है बड़ी आंत में। ये हमारा है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत फिर अंतिम में किस में जाता है? रेक्टम में। किसमें? रेक्टम में। अब समझिए
एक एक करके आप समझते हैं लोग, तो कहाँ समझ चुके हैं, ग्रास तक हो चुका है काम, अब हम आमाशय के कहते हैं। देखिए आमाशय, जितना भी भोजन हम खाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेट भर जाता है। पेट नहीं भरता है हमारा, आमाशय का स्टॉक फुल हो जाता है। तो आमाशय फूल होने के कारण क्या होता है, हमारा पेट भर जाता है। हम बात करते हैं आमाशय के बारे में। देखिए आमाशय के मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन, कार्डियक है, कैलोरिक है, फुंडिक है। कैलोरिक, कार्डियक, पैलोरिक और फुंडिक। सबसे ऊपर क्या बोलते हैं, कार्डियक। दोनों वाला भाग क्या बोलते हैं, पैलोरिक। तीसरा का भाग क्या बोलते हैं, फुंडिक। तो आमाशय का तीसरा जो फुंडिक होता है, किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। अब समझिए हमारे शरीर के, इसके बारे में पहले हम समझा देते हैं। सबसे यहाँ क्या है, मुख गुहा, लाल ग्रंथि, ग्रास नली, अमाशय। अमाशय के बगल में क्या होता है, यहाँ लीवर होता है, यकृत। लीवर बोले चाहे यकृत बोले हम, यकृत। देखिए लीवर में बनता है पित्त। क्या बनता है, पित्त। पित्त किस में जमा होता है, एक पित्त थैली यहाँ लगी होती है। अब पित्त थैली में पित्त जमा होता है। अब पित्त जुड़ा होता है किससे, छोटी आंत से। किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। अब पित्त के बगल में ही एक होता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि भी किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से ही जुड़ा होता है। तो जितना भी छोटी आंत से जुड़ा हुआ चीज है, सब किस में चला जाता है, चाहे पित्त हो चाहे अग्नाशय ग्रंथि हो। इसमें जो हार्मोन स्रावित हो या पाचन स्रावित होगा, किसमें चल जाएगा, छोटी आंत में चल जाएगा। अब समझिए, तो हम अमाशय के बारे में समझ रहे थे। अमाशय, अमाशय के दीवार से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस। जठर रस क्या करता है, तो हम जठर रस मुख्यतः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय, प्रबल अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका काम क्या है, अम्लीय है तो इसका काम है भोजन से आने वाले हानिकारक कीटाणु को नष्ट कर देना। कीटाणु क्या करना है, नष्ट करना है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इसका भोजन को अम्लीय बना देना। क्या बना देना, अम्लीय, ताकि पाचन क्रिया में आसानी हो। तो जीवाणु को नष्ट कर देता है, अब भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। अब ये समझिए एक बात और, अम्लीय कैसे हो जाता है। देखिए जठर रस बना होता है मुख्यतः 3 चीज से। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है एंजाइम, पाचक एंजाइम, और तीसरा होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या है, तो एक चिपचिपा सा द्रव है। ये क्या करता है, चिपचिपा द्रव अमाशय के दीवार को अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। कौन, म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, ये हानिकारक जीवाणु कीटाणु नष्ट करता ही है। अगर मान लीजिए अगर म्यूकस ना रहा, तो इतना प्रबल अम्ल है कि हमारे अमाशय के दीवार में छेद कर देगा, घाव कर देगा। बड़ा गड़बड़ बात है। इसीलिए म्यूकस एंजाइम, म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार को रक्षा करता है। एंजाइम कौन है, देखिए यहाँ इसमें होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम। ये हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन को पेप्टोन बदल देता है, और पेप्टोन प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो इस तरह से प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पाचन में मदद करता है। तो ये था जठर रस, किससे बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम और पाचक एंजाइम, जिसको पेप्सिन बोलते हैं। पेप्सिन को बना देता है पेप्सिनोजेन। क्या बना देता है, पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। म्यूकस क्या करता है, अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो यहाँ भोजन का पाचन होता है कुछ मुझ भाग, और जो भाग बच जाता है प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो जाता है। अब आगे जो बचा हुआ बाकी सोचा है छोटी आंत में। पाचन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो छोटी आंत में होती है। छोटी आंत करता क्या है, तो जितना भी भोजन अमाशय से आता है इसका पाचन करता है। पाचन करने के बाद क्या करता है, इसका अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद क्या करता है, तो बचे हुए भाग को बड़ी आंत को भेज देता है। तो समझिए, तो अब हमको समझना पड़ेगा किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। देखिए छोटी आंत के भी मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन है, डेडोनम, जेनुनम, इलियम। कितने भाग हैं, 3 भाग। कौन कौन, डेडोनम, जेनुनम, इलियम। बताइए यहाँ छोटी आंत, तो छोटी आंत कितने भाग हो जाएगा, 3 भाग। कौन कौन, डेडोनम, जेनुनम,
इलियम। तो ये अमाशय छोटी आंत के 3 भाग हैं। तो डेडुनम क्या करता है, देखिए डेडुनम जो सबसे ऊपर वाला भाग है, डेडुनम से कौन जुड़ा होता है, बड़ी आंत। और डेडुनम और बड़ी आंत के जो छोटी अमाशय का जो जोड़ है वही पित्त की थैली, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पित्त की थैली, पित्त की थैली और अग्नाशय ग्रंथि का मुख्य जुड़ा होता है। अब ये क्या करता है, तो पित्त का थैली होता है क्षारीय, पित्त की थैली से जो पित्त निकलता है वो प्रबल क्षारीय होता है। तो भोजन जो अमाशय से अम्लीय बन के आ रहा था, पित्त के जो क्षारीय है वो अभिक्रिया करके उसको क्या बना देगा, उदासीन बना देगा। क्या बना देगा, उदासीन। समझिए, तो छोटी आंत का क्या काम है, भोजन का पाचन करना और पोषक पदार्थ का अवशोषण करना। तो दो काम किसका है, छोटी आंत का है। पाचन किसकी मदद से करता है, देखिए छोटी आंत बहुत लंबी आंत होती है, लगभग 22 फुट की, कितनी, 22 फुट, 6 मीटर के आसपास। अब समझिए 22 फुट होने के कारण एक लंबी आंत होती है, लंबी हाथ होने के कारण एक एकदम संकुचन और प्रकुंचन एक प्रक्रिया चलता रहता है। ऐसे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है अच्छा से, एकदम पानी पानी बना देगा भोजन को। जब एकदम पूरा पानी पानी जब बन जाएगा भोजन, तो भोजन सब आएगी अवशोष जो पोषक पदार्थ को खींचने की। तो जैसे पानी पानी बनेगा, तो जेनुनम इसका जो सबसे नीचे वाला भाग है इलियम, ये क्या करता है, पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण कैसे करता है, देखिए इलियम के सबसे निचला का भाग में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे इससे गुजरता है भोजन, टकराता है, ये क्या करता है, इससे होने इस जाने वाले जितने पदार्थ भोजन का पचा हुआ भाग है, इससे पोषक पदार्थ को खींच लेता है इलियम। खींच लेगा, खींचने के बाकी शरीर को देगा। हमारे शरीर में पोषक पदार्थ कैसे पहुंच जाता है, मुख्य काम किसका है, इलियम का। इलियम का शोषण करके हमारे शरीर में भेजता है। शोषण तो छोटा काम समझ गए, भोजन कैसे निकलेगा, पाचन कर देगा, पोषक पदार्थ कर लेगा। पोषक पदार्थ का शोषण तो कर लिया, लेकिन बच कौन गया, पानी, जल। जल का पोषण नहीं करता है, तो जल के अवशोषण के कहाँ भेजा है, इसको भेजता है बड़ी आंत के पास। बड़ी आंत समझिए, बड़ी आंत का भी 2 भाग है। कौन कौन भाग है, तो बड़ी आंत का भाग को बोलते हैं कोलोन, और दूसरा भाग क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो कोलोन जितना भी आपको दिख रहा होगा एकदम घुमल भाग, ये क्या है, कोलोन है। और नीचे लगा भाग यहाँ से वाला कथी है, रेक्टम है। तो कोलोन और रेक्टम ये यहाँ से 2 भाग है बड़ी आंत के। अब समझिए कोलोन का काम क्या है, तो कोलोन का काम है जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। और जल का जब अवशोषण हो जाएगा, अब भोजन से जितना भी काम का चीज तो निकल गया, अब कोनो काम का भोजन है नहीं, तो मतलब अवशिष्ट पदार्थ बन गया। अब अवशिष्ट पदार्थ को कहाँ जमा कर देगा, रेक्टम में। इसका काम क्या है, संग्रहण। किसका संग्रहण काम करना, संग्रहण करना है, तो अवशिष्ट पदार्थ का। तो इस तरह से भोजन हमारे मुख से शुरू होता है, हमारे रेक्टम यानी इसको हम बोलते हैं मल द्वार या मलाशय, मल द्वार सॉरी मलाशय, मलाशय यानी मल का संग्रहण जहाँ होता है तो वहां आके जमा हो जाता है। ये पूरा पाचन की प्रक्रिया था। यहाँ एक और अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। जब हम लोग मांसाहारी होते थे तब हमको इसकी आवश्यकता थी, तो इसकी कोई नहीं है। तो बहुत बच्चा या आदमी सब क्या करता है, कटवा लेता है अपेंडिक्स को, किसी काम का अब है नहीं। अगर कोई चीज फंस जाता हो जाता नहीं हो जाता है, इसलिए कटवा भी लेता है आदमी। तो ये क्या था, पाचन का पूरा सिस्टम था। अब हम समझ गए हमारे शरीर में भोजन जाता कहाँ है, पचता कैसे है, कहाँ पचता है, कैसे पच जाता है। तो इस तरह से हमारा पाचन काम करता है।